पीएम मोदी आज एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र का करेंगे उद्घाटन। पुरस्कार विजेताओं को भी करेंगे सम्मानित। आपदा प्रबंधन से जुड़े खास मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी आज महिलाओं पर वेबिनार को करेंगे संबोधित। सतत विकास पर होगा मंथन। केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में आज विपक्ष का धरना प्रदर्शन। 18 दल प्रदर्शन में होंगे शामिल। दिल्ली सरकार ने 17 मार्च को बुलाया बजट सत्र। मंत्री कैलाश गहलोत पेश करेंगे दिल्ली का बजट। 21 मार्च को पेश होगा दिल्ली का बजट। योगी की कैबिनेट बैठक आज सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक में लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। अप्रैल में हो सकते हैं यूपी निकाय चुनाव। ओबीसी आयोग ने 350 पन्नों की रिपोर्ट सीएम को सौंपी। कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना झा और आप सभी का बुलेटिन में स्वागत है। सीएम योगी का आज मिर्जापुर दौरा है। दोपहर 2:15 पर मिर्जापुर पहुंचेंगे सीएम। आज दोपहर 2:15 पर मिर्जापुर पहुंचेंगे सीएम योगी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आवास जाएंगे सीएम। उनकी माता के निधन पर श्रद्धांजलि देंगे सीएम योगी। 15 मिनट तक स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर रुकेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जमालपुर से पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम। हेलीपैड से विंध्याचल धाम में पहुंचेंगे सीएम योगी। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करेंगे सीएम। निर्माणाधीन विंध्या कॉरिडोर का करेंगे निरीक्षण। आयुक्त विंध्याचल मंडल सभागार में करेंगे समीक्षा बैठक। विंध्या कॉरिडोर संबंधी कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम। समीक्षा बैठक के बाद लखनऊ के लिए होंगे रवाना। खबर मिर्जापुर से है, जहां सीएम योगी का आज दौरा है। दोपहर 2:15 पर मिर्जापुर पहुंचेंगे सीएम। इसी बीच खबर लखनऊ से आ रही है। यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ओबीसी आयोग ने सीएम योगी की सौंपी रिपोर्ट। $350 पेज की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी गई। आज कैबिनेट बैठक में पेश की जाएगी रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट सौंपी। निकाय चुनाव में आरक्षण पर सौंपी रिपोर्ट। जल्द होगा निकाय चुनाव को लेकर फैसला। आयोग ने समय से पहले रिपोर्ट सौंपी है। यूपी नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओबीसी आयोग ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंप दी है। 350 पेज की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी। आज कैबिनेट बैठक में पेश की जाएगी रिपोर्ट।
एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप जी, निकाय चुनाव आरक्षण पर रिपोर्ट सौंपी गई है सीएम योगी को, उसको लेकर आज कैबिनेट बैठक भी है जिसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आज 11 बजे कैबिनेट की बैठक है और इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला यही है कि जो कल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी उसको वो रखी जाएगी और उस पर प्रस्ताव पारित किया जाएगा और फिर चुनाव आयोग पे ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि जल्दी से जल्द चुनाव कराया जाए। अब इसके बाद अब उम्मीद यही बनती है कि अप्रैल और मई में ये चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं, क्योंकि आयोग को जो तिथि निर्धारित की गई थी कि 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंप दें, आयोग ने उससे बहुत पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और इस लिहाज से अब उम्मीद की जा सकती है कि अप्रैल और मई में चुनाव, नगर निकाय के चुनाव हो सकते हैं। और उधर चुनाव आयोग भी लगातार तैयारी कर रहा है, उसकी भी पैनी नजर इन सब चीजों पर थी, तो वो भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। अब सवाल ये है कि नए तरीके से आरक्षण लागू होगा, नई सीटों पर चक्रणों का आरक्षण लागू होगा, लेकिन इससे पहले आज कैबिनेट की बैठक में उस जो रिपोर्ट है उसको रखा जाएगा और उसका प्रपोजल बना के उसे पारित किया जाएगा। दूसरी, अगर हम खबरों की बात करें तो आज कैबिनेट की जो बैठक है उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं, जैसे कि बेसिक एजुकेशन में जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में भी अब एनसीईआरटी की बुक्स चलाने के लिए का प्रस्ताव एक आ सकता है और उसे पारित कराया जा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत ही अहम फैसला होगा, क्योंकि जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें ज्यादातर एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो इस लिहाज से एनसीईआरटी की बुक अगर बच्चा शुरू से पढ़ेगा तो उसका एक फाउंडेशन मजबूत होगा और वो कंपटीशन भी, किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है। देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि 6ठे, 7वें और 8वें क्लास में पहले ही एनसीईआरटी सिलेबस को लगाया जा चुका है, इम्प्लीमेंट किया जा चुका है और अब आज कक्षा 1 और 2 में भी एनसीईआरटी की बुक और उसका सिलेबस लगाने की बात की जा रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है जिसका आज प्रस्ताव रखा जाएगा और इसे पारित भी किया जा सकता है। दूसरी खबर की बात, खबर लखनऊ से है, जहां यूपी नगर निकाय चुनाव से खबरों की ओर। खबर लखनऊ से आ रही है। मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं 3 दिवसीय बैठक 10 से 12 मार्च तक एससीओ की बैठक होगी। 18वीं बैठक की मेजबानी करेगा भारत। एससीओ में शामिल देशों के चीफ जस्टिस होंगे शामिल। बैठक की मेजबानी करेगा भारत। एससीओ में शामिल देशों के चीफ जस्टिस होंगे शामिल। न्यायपालिका की चुनौतियों पर बैठक में होगी चर्चा। बैठक की मेजबानी करेगा भारत। एससीओ में शामिल देशों के चीफ जस्टिस होंगे शामिल। न्यायपालिका की चुनौतियों पर बैठक में होगी चर्चा।
खबर लखनऊ से है। मुख्य न्यायाधीशों की 18वीं 3 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जाना है, जो कि 10 से 12 मार्च तक एससीओ की बैठक होनी है। 18वीं बैठक की मेजबानी करेगा भारत। एससीओ में शामिल देशों के चीफ जस्टिस होंगे शामिल। खबर मेरठ से, जहां भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत आज है। कमिश्नरी पार्क में विशाल महापंचायत का आयोजन किया जाना है। 3 सीओ, 10 थानेदार, 350 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तीन सीओ, 10 थानेदार, 350 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। कमिश्नरी चौक के सभी रास्तों को डायवर्जन किया गया है। राकेश टिकैत समेत सभी बड़े नेता आएंगे मेरठ। हजारों की तादाद में आज मेरठ में जुटेंगे किसान। खबर मेरठ से है। भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत आज एक बार फिर से लगाई जा रही है। कमिश्नरी पार्क में इस विशाल महापंचायत का आयोजन होना है। आपको बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर 3 सीओ, 10 थानेदार समेत 350 पुलिसकर्मी महापंचायत में लगाए गए हैं। राकेश टिकैत समेत सभी बड़े नेता मेरठ आएंगे। हजारों की तादाद में आज मेरठ में जुटेंगे किसान। 3 सीओ, 10 दरोगा और 350 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिगत। आपको बता दें, संभावना है कि 20,000 से अधिक किसान इस महापंचायत में पहुंच सकते हैं, जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत और नरेश टिकैत करेंगे। देर रात से ही किसानों का पंचायत स्थल पर पहुंचना जारी है। किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान, मूल्य वृद्धि, बिजली मीटर, अन्य मांगों को लेकर ये महापंचायत होगी। मेरठ से राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजू, कमिश्नर पार्क में भाकी हुई की महापंचायत है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? मैं आपको बता दूं कि मेरठ कमिश्नरी पार्क में आज भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत का आयोजन होना है। बताया जा रहा है कि महापंचायत में 20,000 से अधिक किसान पहुंचेंगे और जो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। लगभग दर्जनों मांगों को लेकर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। खुद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, अध्यक्ष नरेश टिकैत महापंचायत की अध्यक्षता करेंगे और किसानों में हुंकार भरेंगे। बताया जा रहा है कि किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान, मूल्य वृद्धि और बिजली मीटर लगाने सहित कई मांगों को लेकर आज महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। महापंचायत को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स का अमला लगाया गया है। कई जगह पर रूट डायवर्जन भी किया गया है। भारी पुलिस फोर्स के साथ ही जो मजिस्ट्रेट है वो भी तैनात किए गए हैं, जो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। और किसानों के जो पहुंचने की संख्या है वो देर रात से ही शुरू हो गई है। 20,000 से अधिक किसानों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर अमेठी से आ रही है, जहां मंत्री स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा है। 11 और 12 मार्च को विभिन्न कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। पूर्व विधायक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर कंडोलेंस में होंगी शामिल। और 12 मार्च को
पूर्व विधायक पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर कंडोलेंस में जाएंगी। कलेक्ट्रेट गौरीगंज में पहुंचकर दिशा की बैठक में लेंगे हिस्सा। भदौर में हुए डबल मर्डर केस के परिजनों से करेंगी मुलाकात। खबर अमेठी से है, जहां सांसद स्मृति ईरानी का आज 2 दिवसीय दौरा है। 11 और 12 मार्च को विभिन्न कार्यक्रम में स्मृति ईरानी शिरकत करने वाली हैं। आपको बता दें, पूर्व विधायक पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर कंडोलेंस में जाएंगी स्मृति ईरानी। कलेक्ट्रेट गौरीगंज में पहुंचकर दिशा की बैठक में हिस्सा भी लेंगी। 11 और 12 मार्च को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने अमेठी आ रही हैं। वहीं भदौर में हुए डबल मर्डर केस के परिजनों से मुलाकात भी करेंगी। आपको बता दें, सांसद स्मृति ईरानी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा प्रस्तावित हुआ है, जो कि 11 और 12 मार्च को है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाली हैं। पूर्व विधायक पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर कंडोलेंस में जाएंगी। आपको बता दें, भदौर में हुए डबल मर्डर के केस में परिजनों से मुलाकात भी करने वाली हैं। खबर दिल्ली से, जहां मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज होनी है जमानत याचिका पर सुनवाई। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। आज जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां ईडी ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस वक्त तिहाड़ जेल की सेल नंबर 1 में बंद है। शुक्रवार यानी आज उनकी जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि जमानत याचिका पर सुनवाई से ठीक 1 दिन पहले ईडी ने दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, सिसोदिया को धन शोधन निरोधक कानून के तहत तिहाड़ जेल से दूसरे दौर की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने कहा कि सिसोदिया अपने जवाब में टाल मटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं किया। आपको बता दें, सीबीआई ने भी जब उनको अरेस्ट किया था तब उन्होंने भी यही बात कही थी कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जिसके चलते सीबीआई ने उनकी कस्टडी ली थी। मनीष सिसोदिया पहले से ही दिल्ली शराब पॉलिसी में कथित भ्रष्टाचार के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद से तिहाड़ में बंद है। ऐसे में अगर ईडी को सिसोदिया की हिरासत मिल जाती है तो आज सीबीआई मामले में जमानत मिलने की स्थिति में भी उन्हें पूछताछ के लिए ईडी हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर प्रवेश शर्मा जुड़ चुके हैं। जी प्रवेश, ईडी ने कल इनको गिरफ्तार कर लिया, आज इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अगर इनको बेल मिल जाती है तो क्या ईडी इनसे एक बार फिर से कस्टडी ले सकता है इनकी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो आज सुनवाई होनी है वो सीबीआई ने जब इनको कस्टडी में लेकर 20 तारीख तक जो है न्यायिक हिरासत में भेजा था, तो उससे पहले ही मनीष सिसोदिया के वकील ने ये याचिका लगाई थी कि उनको बेल दे दी जाए, ताकि क्योंकि वो पेशेवर क्रिमिनल नहीं है। लेकिन
कल जैसे ईडी ने कार्रवाई करते हुए उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया है, तो इसको लेकर जो है संभावनाएं बहुत कम है कि कोर्ट उनको जो है रिहाई देगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो ईडी ने गिरफ्तार किया है, ईडी के मामले में उनको अलग से सुनवाई करनी पड़ेगी। अगर आज जो सुनवाई होनी है वो सीबीआई की कस्टडी के बाद जो उनको बेल लेनी थी वो उसको लेकर है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर प्रयागराज से है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शूटर साबिर के भाई की मिली लाश। कौसाम्बी के कोखराज इलाके में मिली लाश। 4 महीने पहले जेल से छूटा था जाकिर। पत्नी की मौत के केस में गया था जेल। खबर प्रयागराज से बता रहा हूं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बता दें, शूटर साबिर के भाई की लाश मिली है। कौसाम्बी के कोखराज इलाके में मिली लाश। 4 महीने पहले जेल से छूटा था जाकिर। विनय मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। जी विनय, कि उमेश पाल हत्याकांड में शूटर के भाई की लाश मिली है, जैसे कि बताया जा रहा है कौसाम्बी में उसकी लाश मिली है। वहां अतीक के बेटों को भी अपना सरेंडर करने वाले थे कौसाम्बी कोर्ट में, वहीं पर शाबिर शूटर के भाई की लाश मिली है। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बता दें कि ये उमेश पाल हत्याकांड से बड़ी खबर ही है। शूटर साबिर के भाई की लाश मिली है। कौसाम्बी के कोखराज इलाके में यह लाश मिली है। 4 महीने पहले जेल से छूटा था यह साबिर का भाई जो है, और ये पत्नी की मौत के मामले में जेल गया था। जी विनय, क्या पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले में? जी ये लावारिस लाश मिलने से जो है क्षेत्र में सनसनी और चर्चा का माहौल फैला हुआ है। इस पर जो है पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विनय। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शूटर साबिर के भाई की मिली लाश। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर पंचकुला से है। डीआईजी के साथ सरपंच एसोसिएशन की बैठक। सरपंच प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। डीआईजी प्रकाश अग्रवाल के कार्यालय में बैठक के बाद सीएम के साथ सरपंचों की मुलाकात भी हुई है। खबर पंचकुला से है। डीआईजी के साथ सरपंच एसोसिएशन की बैठक हुई है। सरपंच प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। डीआईजी प्रकाश अग्रवाल के कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया था। आपको बता दें, बैठक के बाद सीएम ने सरपंचों से मुलाकात भी की है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, अब ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया। अब ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया। केजरीवाल, मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला। केजरीवाल, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, कल बेल पर सुनवाई है। मनीष छूट जाते तो ईडी ने गिरफ्तार किया। इनका एक मकसद मनीष को जेल में रखना है, केजरीवाल का ऐसा कहना है। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, बेल पर सुनवाई है। मनीष छूट जाते तो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना। रोज नए फर्जी मामले बनाकर जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। खबर बदायूं से है, जहां बेखबर वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अज्ञात जानवर के भेड़ों पर हमले से दहशत में ग्रामीण। 5 दिनों बाद फिर अज्ञात जानवर ने भेड़ों पर किया हमला। अब तक 51 भेड़ों के हमले में जा चुकी है जान। खबर अमरोहा से, कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर लगने से बाइक सवार की हालत गंभीर। पुलिस ने घायल व्यक्ति को भेजा सीएससी गजरौला। कार सवार गाड़ी छोड़कर हुए मौके से फरार। पुलिस ने घायल व्यक्ति को भेजा सीएससी। बाइक सवार की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के सिहाली का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर अमरोहा से, कार ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर लगने से बाइक सवार की हालत गंभीर। कार सवार गाड़ी छोड़कर हुए मौके से फरार। पुलिस ने घायल व्यक्ति को भेजा सीएचसी गजरौला। बाइक सवार की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर। खबर सीतापुर से है, दबंगों ने परिवार को बेरहमी से पीटा। दबंगों को शराब पीने के लिए गिलास ना परिवार को पीटा। छह लोग गंभीर रूप से घायल।
गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबरों की ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होली मनाने अपने प्रत्येक गांव गोला प्रखंड के नेमरा गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, मां रूपी सोरेन और अन्य रिश्तेदार भी नेमरा आए। मुख्यमंत्री सोरेन रात्रि विश्राम के बाद अपने प्रत्येक गांव के आदिवासी समाज के लोगों के साथ बाहा में पर्व भाग लिया। मुख्यमंत्री के आगमन की खुशी में उनके गांव में जश्न का माहौल रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ जिला स्थित अपने प्रत्येक निवास नेमरा में आम जनता की समस्याओं को सुना तथा अधिकारियों को समस्याओं के निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ललितपुर उत्तर प्रदेश से चंदेरी घूमने आए 7 लोगों में से 2 लोगों द्वारा राजघाट नदी पर शराब पार्टी कर रुकने का प्लान बनाया गया। बाकी के 5 लोगों के कहने पर कि पहले चंदेरी घूम आते हैं फिर बाद में इकट्ठे नहाते हैं, तो उन लोगों द्वारा कहा गया आप लोग घूम आए चंदेरी, हम आपको यहीं मिलेंगे। तब सभी 5 दोस्त चंदेरी घूमने लगे और देश शाम वह 2 लोग नहीं आए तो उन्हें काफी देर तक फोन लगाया पर फोन नहीं लगा, तो वापस लौटकर राजघाट नदी के पास आए तो गाड़ी वहीं पर खड़ी थी और उनके कपड़े, मोबाइल, पर्स वहीं रखे हुए थे। तब वहीं आसपास ढूंढने पर कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने इसकी जानकारी एनडीआरएफ की टीम को दी। टीम द्वारा काफी मशक्कत के बाद तलाश करने पर दोनों व्यक्तियों की लाश कुछ समय बाद मिल गई। जानकारी के अनुसार दोनों व्यक्तियों की उम्र 32 साल 28 साल बताई जा रही, जो कि ललितपुर के चौबे आना मोहल्ला के निवासी बताए जा रहे। गुड़गांव में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया। यह यात्रा राजेंद्र पार्क लेकर लक्ष्मण विहार तक निकाली गई। पूर्व मंत्री अजय यादव का कहना है कि बीजेपी ने खुद का विकास किया है, बाकी सबके साथ विश्वासघात किया है। बीजेपी सूट बूट की सरकार है। सरपंचों के पर लाठियां बरसाकर घोर निंदनीय कार्य किया गया। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने संपर्क की थी कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में सभी विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है। आज जो है यहाँ पर गुड़गांव के अंदर जो है आपके यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल से और तमाम जितने भी हमारे ओबीसी डिपार्टमेंट हो, एससी डिपार्टमेंट हो, सभी कांग्रेस जन एकजुट होकर आज यहाँ पर लोगों के बीच में जाकर जो सरकार की नाकामियां हैं, जैसे महंगाई है, महंगाई में आपने देखा होगा कि होली के दिन से एक दिन पहले 50 रुपए का तोहफा को भ्रष्ट जुमला पार्टी का नाम दिया। उनके जुमलों के बारे में देखिए, जुमले ये 15 लाख दूंगा, आगे क्या वो पैसे, हर चीज में जुमला है। महंगाई कम कर दी, तेल के दाम कम हो गए, 2 करोड़ रोजगार दे दिए। ये जुमला पार्टी है
गरीबों को मारने के लिए, गरीबों को और गरीब करने के लिए इस पार्टी का उत्थान हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता को तंग कर सकते हैं, जनता का दिवाला निकाल रखा है। आज व्यापारियों के क्या हालात है, आप गरीब से पूछो, सिलेंडर लेने के लिए भी लोगों को ब्याज पे पैसा देना पड़ता है। क्या ऐसे दिन के लिए जो सरकार अन्न नहीं दे सकती, जो सरकार तन पे कपड़ा नहीं दे सकती, जो सरकार मकान नहीं दे सकती, उस सरकार को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस का आना तय है। आज जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, देखते ही बनता था आने वाला समय कांग्रेस का। 2024 गुरुग्राम के ब्लिस प्रीमियर में होली के रंग कवियों के संग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। के न्यूज ने कार्यक्रम को लाइव दिखाकर मंच साझा किया। कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी व भाजपा कार्यकर्ता बोधराज सीकरी द्वारा किया गया। यह आयोजन गुरुग्राम के आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें लोकप्रिय नेतागण, कवि, समाज सेवी और उद्योगपति शामिल हुए। अनुमान के अनुसार 1,500 से अधिक बोधराज सीकरी के शुभ चिंतक हर जाति वर्ग से उन्हें आशीर्वाद देने उपस्थित हुए। ब्लिस प्रीमियर का प्रांगण लोगों से खचाखच भरा हुआ था। लोगों में जोश था, वहीं अनुसाधन भी था। कार्यक्रम में बतौर अतिथि के रूप में शामिल श्रीमती सुनीता दुग्गल, के न्यूज के चेयरमैन अनुराग गोपाल कृष्ण अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा अम्मू सूरजपाल, अनिल यादव, डिप्टी मेयर व अन्य सम्मानित लोगों का आभार प्रकट किया। सबसे पहले तो के न्यूज के सभी दर्शकों को और सभी प्रदेशवासियों को होली की जो रंगों का त्योहार है, जो हर्ष और उल्लास का त्योहार है, जो आपसी भेदभाव को भुला करके गले लगाने का त्योहार है, जो होली सो होली भूल करके नई प्लानिंग, नई जोश, नई एंजॉय के साथ आगे बढ़ने का त्योहार है। इस पर्व की, राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ ये रंगों का त्योहार सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर के आए। और साथ ही साथ क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का प्रदेश प्रमुख होने के नाते एक अपील भी करना चाहता हूँ कि हमने होली खेलनी है, लेकिन सेफ होली खेलनी है। फूलों का इस्तेमाल करें, हम पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन पानी को व्यर्थ ना जाने दें। हम केमिकल का इस्तेमाल ना करके अच्छे हबीर गुलाल का इस्तेमाल करें। कि जो बच्चा संस्कार विहीन हो रहा है उनको त्योहारों के बारे में बताना चाहिए। अब होलिका दहन के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो बच्चों को नहीं मालूम। जब तक इस प्रकार के आयोजन में, क्योंकि जब मुझे मौका मिलेगा मंच के माध्यम से बच्चों को संदेश दूंगा, ये है ऋतु के परिवर्तन का समय। इस समय बसंत ऋतु से जब ग्रीष्म ऋतु की जब जाते हैं तो कुछ कहते हैं कि लगभग एक सप्ताह के लिए कुछ ऐसे विषैले कीटाणु उत्पन्न होते हैं। वो मात्र नीम की लकड़ी और अपना नीलम की लकड़ी और गोबर से जो उपले बनते हैं उनसे मरते हैं। तो इस प्रकार हर मोहल्ले में होलिका दहन किया जाता था ताकि उस प्रकार के विषाणु जीवाणु मरे। तो ये बच्चों को नहीं मालूम। रंग का देखो, कहते हैं होली, कहते हैं होली का मतलब जो हो गया सो हो गया, पास्ट को भूलो, भविष्य को किसी नहीं मालूम, वर्तमान में जीने की प्रथा डालो। गुरुद्वारा श्री शुक निवारण साहिब चलवाड़ा में होला मोहल्ला का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सुबह निशान साहिब चढ़ाया गया। उसके उपरांत विशाल कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ओंकार सिंह कीर्तनी जत्थे ने शब्द कीर्तन के माध्यम से संगतों को निहाल किया। गुरुद्वारे कमेटी द्वारा पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब को सुशोभित करके विशाल नगर कीर्तन निकाला गया, जिसकी अगुवाई गुरु के पंच प्यारों ने की। इस अवसर पर गुरुद्वारा साहिब के सेवक बाबा सोहन सिंह ने सभी संगतों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने इस त्योहार को परमात्मा के नाम रूप रंगने का संदेश दिया। होलिका ने प्रहलाद को आग में जलाने का प्रयास किया, लेकिन नाम भक्ति की शक्ति से आग प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। उन्होंने कहा कि बनावटी रंग कच्चे होते हैं, जो कि कुछ समय बाद ही उतर जाते हैं, लेकिन नाम रूपी रंग कभी नहीं उतरता है। हमें अपने आप को नाम रूपी रंग से रंगना चाहिए। महला गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने होली के बाद रचिया है। इसका कारण यह है कि संसार नूं समझाउण दी गुरु गोबिंद सिंह ने तो बहुत वड्डी प्रेरणा दी। किहड़ी रंग दी होली खेलने लग पे। प्रहलाद ने तो नाम जप के दसिया कि नाम दा रंग जिन्हों चढ़ जाए उन्होंने अग नहीं साड़ सकती है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस होले महल्ले नूं इस वास्ते दसिया है कि नाम जपो, लंगर लाओ और दुनिया नूं नाम दा रंग चढ़ाओ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਟਿਆ। खबर बस्तर से जल शक्ति एवं जनजाति कार्य मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर बस्तर संभाग में 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। बस्तर के नक्सल प्रभावित सुकमा व दंतेवाड़ा जिले का भी दौरा करेंगे। जल शक्ति मंत्री ने के न्यूज से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भावनाएं हैं, इसके लिए क्या कुछ केंद्र विचार कर रही है? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि वाटर इज स्टेट सब्जेक्ट। भारत सरकार का काम है, वो टेक्निकल सपोर्ट करेंगे, फंडिंग करेंगे, समय समय पर जो आवश्यक अनुभव करेंगे तो फील्ड में जाके पूरा उसको देखेंगे। इसीलिए इस मामले में राज्य सरकार का ज़्यादा उनका एक्टिवनेस होना चाहिए। और मैं जब 2021 रिसफलिंग में जल शक्ति का दायित्व लिया राज्य मंत्री के होते, कभी भी कोई राज्यों में गया वहाँ का इशू क्या क्या है उसको मैं देखता हूँ, रिव्यू करता हूँ और उसका कैसे समाधान हो वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। पिछले बार भी हमने कुछ यहाँ से जो इश्यूज था उसको मैं डिपार्टमेंट को दे दिया है और उसको स्टडी भी डिपार्टमेंट ने किया है और जो प्रगतियाँ है वो भी आ चुका है। इसीलिए ये राज्यों का, ये जिला का भी शायद बहुत सारी कुछ जो स्टेप आगे बढ़ चुका है। लेकिन कोई भी काम मान लीजिए कि इंटरस्टेट होगा तो दोनों राज्यों या तीनों राज्यों जितने भी राज्यों उसमें आते हैं उनका सहमति बनना चाहिए और अपना स्टेट का होगा तो वो भारत सरकार के साथ, मतलब भारत सरकार को सहयोग भी करना चाहिए ताकि ये समस्या समाधान होगा। फिर भी पिछले बार जितने ये विषय मेरे नज़र में आया था उसको तो मैं थियोरिटिकली हम लोग आगे बढ़ा दिया है। कल फिर हम लोग उसको देखेंगे, हो सकता है जहाँ जहाँ जाना है फिजिकली वहाँ हम जाएंगे और उसका रिव्यू भी करेंगे। सर, प्रदेश की कांग्रेस सरकार के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर के आपसे मैं 1-2 सवाल करना चाहूंगा। जिस प्रकार से कांग्रेस अपने कई वादों को निभाने में विफल रही है, नियमितीकरण का एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि संविदा कर्मचारियों के आगे गंगा जल लेकर के 10 दिन के अंदर नियमित करने की बात कही गई थी, जो आज प्रयत्न तक आखिरी बजट प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा पेश किया गया, लेकिन उसमें भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। क्या इसे बीजेपी का अवसर की तरह दिखती है कि जिस प्रकार से वादा खिलाफी कांग्रेस ने किया है इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? निश्चित रूप से देखिए, आज देश भर में फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज।